नमस्कार। दिन के 12 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किया प्रदान। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, बच्चों की उपलब्धियां भारत को ले जाएंगी उन्नति के शिखर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वीर बाल दिवस समारोह में होंगे शामिल। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का करेंगे शुभारंभ। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू। बैठक में जेपीसी लेगी राज्य प्रतिनिधियों के सुझाव। आगामी बजट सत्र के दौरान सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे से प्रभावित जनजीवन। हिमाचल और उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी की आशंका। दिल्ली में आज हो सकती है बूंदाबांदी। खेल की खबरों में मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन। ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों ने मारे अर्धशतक। भारत ने अब तक चटकाए 5 विकेट। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार असाधारण उपलब्धियों की 7 श्रेणियों, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में बच्चों के उपलब्धियों के लिए दिए गए। इस बार 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 17 बच्चों को सम्मानित किया गया। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। प्रत्येक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों की उपलब्धियों को सराहा और कहा, आप जैसे बच्चे ही भारत को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाएंगे। आपने जो काम किए हैं वो साधारण है। आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वर्ष 2047 में जब हम स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के पुरस्कार विजेता लगभग 25 से 40 वर्ष आयु के प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे। ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से डीडी न्यूज ने खास बात की है। इन बच्चों से जाना है कि उन्हें कैसा लगा ये पुरस्कार प्राप्त करके। Kesenuniang ladon kesan senam bat ngelas sekolah ke Presbyterian Higher Secondary School Melangwir bat ngelasong kelas 9 bat ngelayo ya kini award nomor ba layo banyarat beki sangut kena maklangam jelop haka wa mau iksar bat ngau ban ai kubla ya kasnong ya kaying kasam bat kasnong bat ya ke distrik bat ya Prime Minister but the President of India. His name was Kisan Wanyang. Kisan Wanyang, 15 years old. He pursuing 9th standard in Presbyterian Higher Secondary School Malangwir, and he come from a rural village, Malangwir, and he got this. He will receiving this award because he saved the life of 4 children who have drowned in the river Moiksar, and he want to thank to the family members of those drowned children. He want to thanks to our village, the headman, the official of the village. He want to thanks to the district administration, especially from the social welfare department. He wants to thanks to the Prime Minister of India, and he wants to thanks especially to the President of India, Dr. Draupadi Murmu. My name is Kya Hatkar. I'm 14 years old and I come from Mumbai, Maharashtra. I am an author, an artist, a motivational speaker, a YouTuber, a podcaster, and a TEDx speaker. I have written 3 books. The first one being
dancing on my wheels. The second one, which is I Am Possible. And the third one, which I just released recently, it's called A Book on How to Write a Book. So all the books that I write are, I write them so that we can create awareness on rare diseases in India. I feel really honored, and I think I don't think I have words to express this, because for a child like me who is differently abled, it is very hard for us to get into mainstream places, like to get admission in schools, to get access to parks, or wherever we want to go. It's really hard for us to go to certain places. So I think that by getting this award, our government is actually telling that we do not exclude people, but we do include them, and this is a true example, and I could not be more honored to have received this award. I would also like to say that children with rare diseases are talented. People think that they are not talented, and most parents keep them at home thinking that they are a burden on the family, and even the society thinks of them as a curse. So I think that mindset should be changed, and opportunities must be given. मेरा नाम है सौरभ कुमार, हम सकपुरा में रहते हैं। बच्चा डूब रहे थे, बचाएं तार के पानी से निकाले। 3 बच्चियों के, एक बच्चिया डूब गया। राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, धन्यवाद करते हैं। मैं गोल्डी कुमारी बिहार बख्तियारपुर से आई हूँ। मुझे आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं एक एथलीट हूँ। मैं जैवलिन और शॉट पुट थ्रो करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने देश के लिए प्राउड फील करवाया, अपने देश को प्राउड फील महसूस करवाया, और मेरा सपना है कि हम ओलंपिक तक जाएं, अपने देश को, अपने नागरिक को, अपने फैमिली को प्राउड फील करवाएं। यही मेरा सपना है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी वीर बाल दिवस से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हनी भी उड़ी उड़ के चली फूलों के पास, आसमां के साथ चुन चुन के बनाया, क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार। असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में आज धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले साहिबजादों को याद किया जा रहा है। 26 दिसंबर 1705 के आज ही के दिन 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों ने धर्म और आस्था की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। ये दिन साहिबजादों को याद करने और जानने का दिन है। क्या आप जानते हैं कि 26 दिसंबर का दिन सिर्फ तारीख भर नहीं है, बल्कि वीरता और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव भर देती है। ये दिन है वीर बाल दिवस का।
जब इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीदों ने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। साहिबजादे यानी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, इनमें से 2 छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। 1705 में जब गुरु गोविंद सिंह जी और उनका परिवार आनंदपुर साहिब छोड़ने को मजबूर हुआ, तब उनके छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने उनसे धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन नन्हे वीरों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिख धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। इसके बाद 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ऐसा अद्वितीय साहस। वीर बाल दिवस उन साहिबजादों के बलिदान को सम्मानित करने का दिन है। ये सिर्फ सिख समुदाय का पर्व नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी उम्र में अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर का दिन सिर्फ साहिबजादों की शहादत का प्रतीक नहीं, बल्कि ये धर्म, साहस और निष्ठा की पराकाष्ठा का दिन है। इस दिन को साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन बलिदानों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। साहिबजादों की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों से डरने के बजाय अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए खड़ा होना ही असली वीरता है। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर हम इन नन्हे शहीदों के अमर बलिदान को नमन करते हैं। तो आइए इस दिन को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनाएं। वीर बाल दिवस हमें बताता है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले अमर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि आज वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों की अद्वितीय वीरता और बलिदान को याद करते हैं। छोटी सी उम्र में ही अपने विश्वास और सिद्धांतों पर अडिग रहे और अपनी वीरता से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। उनका बलिदान वीरता और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है। हम माता गुजरी देवी और श्री गोविंद सिंह जी की वीरता को भी याद करते हैं। उनकी ये वीरता हमेशा हम सभी को न्यायपूर्ण और उदार समाज के निर्माण की दिशा में प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम के दौरान अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुपोषित पंचायत अभियान का भी शुभारंभ करने वाले हैं। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। युवाओं को इस दिन के महत्व के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से देश भर में कई पहलें भी शुरू की जाएंगी। माईगॉव और माई भारत पोर्टल के जरिए इंटरैक्टिव क्विज सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। बीजेपी नेता अमित मालविया ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने बेलगावी इवेंट में भारत का एक विकृत नक्शा अपने होर्डिंग्स पर लगवाया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। साथ ही होर्डिंग्स पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें लगाई गई हैं। अमित मालविया ने अपने बयान में इसे एक साजिश बताया और कहा कि ये गलती नहीं हो सकती। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग करार दिया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अमित मालविया ने सोनिया गांधी
पर भी हमला बोला और कहा कि जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का चुना जाना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीति है। बढ़ते आगे, दिल्ली दंगों के आरोपियों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के दावों पर भाजपा ने कांग्रेस और AIMIM पर निशाना साधा है। दरअसल राजनीति के गलियारों में यह चर्चा अब तेज हो गई है कि दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान और इशरत जहां को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस टिकट देने की चर्चा कर रही है। ताहिर हुसैन को पहले ही AIMIM से टिकट मिल चुका है। ऐसे में एक अन्य आरोपी शाहरुख पठान को AIMIM से टिकट मिलने वाला है। उन्होंने साथ ही जोड़ा है कि मुस्लिम वोट पाने के लिए ये लोग किस स्तर तक जाएंगे। MIM और कांग्रेस में कौन बनेगा वोट बैंक का सबसे बड़ा भाईजान, ये कंपटीशन चालू है। कौन कैप पॉलिटिक्स, कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में आगे निकलेगा, इसका एक प्रतिस्पर्धा शुरू है। तो दंगाइयों के साथ कौन हो सकता है सबसे ज्यादा, ये कंपटीशन आम आदमी पार्टी में तो पहले से था, पर अब कांग्रेस और MIM में भी छिड़ चुका है। पर इनमें से एक भी व्यक्ति कभी अंकित शर्मा के परिवार, दिलबर नेगी के परिवार, सोलंकी परिवार के पास नहीं गया होगा उनकी सहायता करने। ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधना है। इनको हिंदू जो मारे गए दिल्ली दंगों में, इनकी कोई चिंता नहीं। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। संभल में चल रहे ASI के सर्वे में इस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी की पुरानी विरासत सामने आ रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में खंडर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू भी हो चुका है। और इसी क्रम में कल जिले के DM और SP ने ASI की टीम के साथ इन सभी धरोहरों का मुआयना किया। संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने कहा है कि जहां जहां प्राचीन स्थल मिलेंगे उनका सौंदर्यीकरण होगा। ASI के अधिकारियों के मुताबिक संभल में पर्यटन की खूब संभावनाएं हैं। यहाँ कदम कदम में इतिहास बसता है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से संभल में खुदाई और सफाई का काम चल रहा है। इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। कल भी ASI के लोग थे, उनकी देखरेख में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर विवादित नहीं है, जैसे कूप हैं और जो हमारे अंडर में भी है, बस उनको एनक्रोचमेंट फ्री करा रहे हैं और कूपों को पुनः प्राकृतिक जल संरक्षण का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, बने रहिए DD न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक्स इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए सीधा रुख करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। दिवस यह देश पहले भी मनाता रहा, परंतु प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस यानी जो भारत के शौर्य का प्रतीक है उसे मनाने की घोषणा की थी और आज पूरा देश उत्साह के साथ, गरिमा के साथ उस बलिदान को याद कर रहा है। परंतु इसी अवसर पर
एक दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का, यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखिए एक बार फिर, यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया था मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022, फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को ट्वीट किया, कोरोना के समय, जब कोरोना शुरुआत हो रही थी। एक बार फिर उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब था। इवन आपको ध्यान हो, एक बार इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट ही गायब था, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने बड़ी कड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी। फिर आप देखिए शशि थरूर जी का 21 दिसंबर 2019, एक बार फिर इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। अब हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे, उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार, इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, याद करिए,
सीए के आंदोलन के समय उन लोगों का समर्थन किया था जिन्होंने कहा था और कुछ ना कर पाए तो कम से कम चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए। सीए के आंदोलन में चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए का क्या लेना देना था? कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी थी। तो आज हम कांग्रेस से बहुत साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आप किन शक्तियों के आधार पर यह कर रहे हैं, और इसके साथ हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, क्योंकि पिछले 2 लोकसभाओं में तो उनके पास संवैधानिक दृष्टि से मुख्य विपक्षी दल की संख्या नहीं थी। तो जो कोई भी सांसद शपथ लेता है, आप सबने देखा होगा क्या कहा जाता है, मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं, और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इसी कर्नाटक में जहां उनका कार्यक्रम चल रहा है, वित्त मंत्री डीके सुरेश जी का बयान याद है जब उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया टैक्स ज्यादा दे रहा है, तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या आप अलग होने के बारे में सोचेंगे? उन्होंने कहा हां, हम अलग होने के बारे में भी सोच सकते हैं। यह कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री का दिया गया बयान है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने कहा कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, अपनी किताब में लिखा है। ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में वो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को साथ में लेते हैं जो कहता है कि मेरी दृष्टि में भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं उसलिए जूते पहनता हूं कि उसके ऊपर मेरा हाथ टच ना हो जाए। इसलिए पूछना चाहता हूं, जब बेलगावी में आप एकत्र हैं तो क्या आपके बीच में कोई मंथन हुआ है कि भारत को किस प्रकार से छिन्न भिन्न करना है? यह उसी की अभिव्यक्ति हुई है? या मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का कोई प्रस्ताव ऐसा विचाराधीन चल रहा है, या उनकी हाईकमान ने कोई कमेटी गठित की है जो निरंतर इस प्रकार के भारत विरोधी बातें और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास? याद करिए तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला था बिहार वालों के लिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री क्या बोल चुके हैं उत्तर भारत और विशेषकर बिहार वालों के लिए? यह क्या है? एक दूसरे के प्रति नफरत। इसलिए यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस की का नक्शा कदम क्या है ये बहुत साफ हो गया है। परंतु हम अंत में यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सभी शक्तियों को लेकर सरकार सजग है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितनी सरकार सजग है उतनी ही इस देश की जनता भी सजग है, सतर्क है, और एक पैनी नजर इन ताकतों पर रखे हुए है, और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भय को दूर भगाता है, भ्रम को दूर भगाता है। आज जो कांग्रेस प्रयास कर रही है भ्रम फैलाने का, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है, और कोई भी विरोधी शक्तियां, प्रतिगामी शक्तियां भारत के इस विकास को, भारत की शक्ति को रोकने में सफल नहीं होंगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सरकार का संकल्प है। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज।
तो भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नक्शे विवाद पर लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। आपको बता दें कि बेलगामी अधिवेशन में होर्डिंग्स पर गलत नक्शा दिखाया गया है और गलत नक्शा कांग्रेस की तरफ से दिखाया गया है। इस पर भाजपा का ये कहना है क्या ये सिर्फ संयोग है या कुछ व्यवस्थित भारत विरोधी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। क्या इसके पीछे सोरोस का भी हाथ हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने की रणनीति के साथ कांग्रेस काम कर रही है और ये सिर्फ और सिर्फ एक मौका नहीं है। बेलगामी अधिवेशन ही एक सिर्फ मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब कांग्रेस ने भारत के गलत नक्शे को सामने रखा है। तो ये था भाजपा का कांग्रेस पर निशाना, जहां भाजपा कांग्रेस को इस समय घेरती हुई नजर आ रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की, जिसको लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति अब राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बैठक कर रही है और ये बैठक आज और कल होगी। समिति आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रतिनिधियों के सुझाव लेगी, जबकि कल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली के प्रतिनिधियों से बात करेगी। इससे पहले जेपीसी ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की थी। समिति ने विधेयक पर बोर्ड के विचार सुने। हाल ही में लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 2025 के बजट सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। 5 दिसंबर को जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने बताया कि समिति ने अपने कार्यकाल के विस्तार से पहले दिल्ली में 27 बैठकें की थी। इन बैठकों में कई हितधारकों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चाएं शामिल थी। वहीं वक्फ बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली की मस्जिदों में इमाम और मुइज्जिनों का वेतन पिछले काफी समय से रुका हुआ है, जिसके चलते दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम अपनी लंबित वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि उनकी सैलरी करीब 17 महीने से रुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे करीब 250 इमाम परेशान हैं। इनका वेतन मात्र 18,000 रुपये प्रति माह है। जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फ़ीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। और अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। कश्मीर में भीषण ठंड का कहर जारी है। श्रीनगर में मंगलवार को तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछली शाम को तापमान -6.6 डिग्री सेल्सियस था। तापमान में तेज गिरावट के कारण कश्मीर में जल निकाय जम गए हैं। झीलों और नदियों पर बर्फ की पतली परत आ गई है। लोगों को हाल के दिनों में सबसे ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने लोगों और पर्यटकों से अत्यधिक ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है, क्योंकि ठंड का तापमान कश्मीर भर में रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारत के पहले केबल रेल पुल पर टावर वैगन, एक प्रकार का इंजन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इस ट्रायल रन के साथ ही इस रूट पर जनवरी में कश्मीर तक के लिए रेल सेवा शुरू होने का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंजी घड पुल पर हुए ट्रायल रन का एक वीडियो क्लिप साझा किया है। मंत्रालय ने बताया कि अंजी खड्डू पुल का काम पिछले महीने पूरा हो गया था और इस लिंक परियोजना का उद्देश्य कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल संपर्क स्थापित करना है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है और यह पुल 96 केबल के सहारे टिका हुआ है। मलयालम लेखक एमटी वासुदेवन नायर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 15 दिसंबर को सांस लेने में दिक्कत के बाद कोझिकोड के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने मलयालम सिनेमा में भी योगदान दिया और कई फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी। उन्हें 1996 में ज्ञानपीठ और 2005 में पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले थे। एमटी वासुदेवन नायर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के लिए याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मलयालम सिनेमा और साहित्य के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक
श्री MT वासुदेवन नायर जी के निधन से दुखी हूँ। मानवीय भावनाओं की गहन खोज के साथ उनके काम ने कई पीढ़ियों को आकार दिया है और आगे भी कई लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने मूक और हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज दी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में साल 2024 नक्सलियों के लिए काल बनकर आया है। इस वर्ष बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन हुए हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार बड़े स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। देखिए बस्तर से ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक सुरक्षा बलों ने 217 नक्सलियों को मार गिराया। 879 नक्सली गिरफ्तार हुए। 816 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद हुए, जिनमें 261 IED, 888 डेटोनेटर और 1219 की संख्या में कारतूस भी बरामद हुए। बस्तर के अबूझ माड़ को नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले 1 साल में सुरक्षा बलों ने सबसे ज्यादा कार्रवाई यहीं पर की है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया था और उन्होंने दोहराया था कि मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुरक्षा बल के जवान बड़ी बहादुरी के साथ नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। बस्तर रेंज के IG सुंदर राज P का कहना है कि वर्ष 2024 में बस्तर इलाके में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 217 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा कुल 217 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी माओवादियों को डेरे से रिकवर किए गए थे। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय का कहना है कि बस्तर इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। लोन वराटू अभियान जो कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत एक अभियान है, जिसके तहत हम लोग माओवादी से अपील करते हैं सरेंडर करने के लिए। तो वर्ष 2024 में कुल 233 माओवादी ने सरेंडर किया, जिसमें 40 से अधिक माओवादी पर पूर्व से इनाम घोषित था। स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान जिसे लीड DRD दंतेवाड़ा ने किया, उसमें कुल 49 माओवादी का शव बरामद किया गया था। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। बस्तर में पिछले 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जिसका असर पूरे नक्सल प्रभावित इलाकों में देखने को मिला है। सुरक्षा बलों के जंगलों में घुसने से नक्सलियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। साल 2024 में बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 2024 में 200 से ज्यादा नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है और 837 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही है। इस भव्य आयोजन की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों पर नजर रखते हुए सुनिश्चित कर रहे हैं कि आयोजन सुगमता से संपन्न हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज की 5 से 6,000 बसों की व्यवस्था की है। साथ ही इन 3 अस्थायी बस अड्डों का निर्माण भी करवाया जा रहा है, जिससे कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5,000 से 6,000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। समय से इसको कर लेंगे हम लोग।
20 साल पहले हिंद महासागर में आई सुनामी ने तटीय इलाकों में भयानक तबाही मचाई थी। इस सुनामी के चलते 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं करीब 14 देशों में इसका असर देखने को मिला था। पिछले 20 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए तकनीक का सहारा लेने के बड़े प्रयास हुए हैं। देखिए डीडी न्यूज की इस खास रिपोर्ट के जरिए। 2 दशक पहले 2004 में 26 दिसंबर को इंडोनेशिया ने सबसे भयावह आपदा देखी। इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद समुद्र के भीतर सुनामी की लहरें उठी, जिसने भयानक तबाही मचाई। सुनामी की घातक लहरों ने लगभग 2,28,000 लोगों की जान ले ली और लगभग $10 अरब का नुकसान हुआ। चेतावनी प्रणाली न होने के कारण अधिकांश पीड़ितों को भागने का समय ही नहीं मिला। भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने 2004 की सुनामी के दौरान तत्परता दिखाई थी। चूंकि सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण था, इसलिए दूरदर्शन ने आपदा क्षेत्र से सीधे बचाव प्रयासों को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य सभी संचार चैनल बंद होने के कारण रेडियो प्रभावित क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा बन गया। वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भूकंपीय परिवर्तनों की निगरानी करने और आसन्न तरंगों के लिए अलर्ट जारी करने के लिए हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली बनाई गई थी। भारत ने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिससे कि उसकी जनता फिर कभी ऐसी भयानक स्थिति में वापस न फंसे। After this tragic event, which took about 230,000 lives and then impacted so many countries within the region, so the UN gave the mandate, provided the mandate to UNESCO's IOC to establish a end-to-end tsunami early warning and mitigation system in the Indian Ocean region. So that was when the ICG, it's called the Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, that was established to actually coordinate with all the countries in the region, all the stakeholders within the region and outside the region to work together. भारत ने 15 अक्टूबर 2007 को अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की शुरुआत की। ये एडवांस्ड कंप्यूटेशनल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। ये केंद्र लगातार भूकंपीय और समुद्र स्तर के डेटा की निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर अलर्ट जारी करता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से वास्तविक समय के डेटा प्राप्त करता है और सिर्फ 12 मिनट के भीतर 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप का पता लगा लेता है। गहरे समुद्र में मौजूद मुख्य सेंसर सुनामी के ट्रिगर होने की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ज्वार को मापने के यंत्र। तो आपको आज बता दें कि राष्ट्रीय वीर बाल दिवस है और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल विजेताओं से मुलाकात की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया है। आपको बता दें कि इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। इसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन पुरस्कारों को प्रदान किया है आज राष्ट्रपति भवन में, जिसके बाद अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में राष्ट्रीय बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया है। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी विजेताओं से बात करते हुए, उनके विचार जानते हुए, और बेहद ही बहादुरी का काम किया है इन बच्चों ने। इस बार आपको बता दें कि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। इनमें 7 लड़कियां और 10 लड़कियां शामिल हैं और ये सब वही बच्चे हैं जिनको आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है और अब ये भारत मंडपम पहुंच चुके हैं।
अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और ये तस्वीरें बाल पुरस्कार विजेताओं की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। इन 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आज सम्मानित किया गया है। आज 26 दिसंबर का वो दिन जब राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मनाया जाता है और साल 2022 से ये दिवस मनाया जा रहा है और आज राष्ट्रपति ने इन सभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है। ये 17 बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम में। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा भी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आज वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों की अद्वितीय वीरता और बलिदान को याद कर रहे हैं। जिस तरीके से छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने विश्वास और बलिदान और अपने सिद्धांतों पर वो दृढ़ रहे और आने वाली पीढ़ियां उनके साहस से प्रेरित हो रही हैं और उनके साहस से प्रेरित भी हुई हैं और उनका बलिदान वीरता और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम माता गुजरी देवी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुरी को याद कर रहे हैं और वो हमेशा एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन उन्होंने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इन 17 बच्चों से बात करते हुए, और ये 17 बच्चे वो बच्चे हैं जिनको आज अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये होने वाला है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सुपोषित पंचायत योजना का भी शुभारंभ करने वाले हैं और इसके साथ ही वे मार्च को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि उनके साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी उद्घाटन भाषण देंगी और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में राष्ट्रीय बाल दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। इन सभी 17 बच्चों से उनके विचार, उनकी कहानी को जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन सभी 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है, से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में उनको ये पुरस्कार दिया गया है और भारत मंडपम के इस कार्यक्रम में करीब 3500 बच्चे शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें सभी 17 बहादुर बच्चों से बात करते हुए, संवाद करते हुए, जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है, साथ ही अपने जो पुरस्कार, जो उन्हें प्रशस्ति पत्र मिला है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। सभी बच्चों की इच्छा कि वो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा लें, उनसे बात कर लें और प्रधानमंत्री भी बेहद ही प्रेम सद्भावना के साथ इन बच्चों से मिलते हुए, ये वो बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने आज अपनी वीरता, बहादुरी के बलबूते पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान हासिल किया है। राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार इन बच्चों को मिला है अपनी असाधारण उपलब्धियों के बूते। इनकी अलग अलग कहानी है बहादुरी की, जो साल 2024 में अपने अपने अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। बेहद ही बहादुरी का काम इन्होंने किया है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको बेहद ही सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और आज आपको बता दें कि 26 दिसंबर का वो दिन जब देश राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मना रहा है। भारत मंडपम में 17 बहादुर बच्चों को से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बच्चों को अभी संबोधन देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में, और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए हैं ये 17 बच्चे अपनी बहादुरी
और वीरता के बलबूते पे आज इन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सुपोषित पंचायत योजना का भी शुभारंभ करने वाले हैं। इसके साथ ही मार्च को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं और प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी होंगी। ये तस्वीरें भारत मंडपम से, नई दिल्ली के भारत मंडपम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करते हुए उन्हें अपना ऑटोग्राफ भी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चे बड़े ही प्रेम के साथ बात कर रहे हैं, उनके भी विचार जान रहे हैं, साथ ही साथ अपनी कहानियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा कर रहे हैं।